नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर अर्थात आदर्श प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10 सत्र 2022-23। यदि आप upmsp.edu.com वेबसाइट पर जा कर के सर्च करेंगे तो आपको जो बाएं कोने में ये ऐसे मिलेगा 3 पाई, उस पर क्लिक करेंगे तो महत्वपूर्ण लिंक मिलेगा। वहां से आप हर विषय का मॉडल पेपर आदर्श प्रश्न पत्र लोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरे मॉडल पेपर का हल बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करेंगे कि अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त हो सके। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा ब 3 उपखंडों उपखंड क ख ग में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक एक नंबर का। अब अगला है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटा का समय निर्धारित है। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, इसको आपको कॉपी में लिखना होगा। ये OMR शीट पर जाकर के क्या हो, जो सही होगा उसको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से डॉट पेन से गोले को पूर्ण रूप से भरना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये हुए निर्देश। अब शुरू करता हूं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न उपखंड क प्रश्न 1। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? 1 नंबर का है क्रिस्टली लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर। तो स्वच्छ मंडल कार्निया पर ख विकल्प सही है, इसका ख विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है? तो हम जानते हैं विभव V बराबर होता है W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। तो इसका विभव का मात्रक बोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। अब इसी से बोल्टता हम निकाल सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो कार्य बटे लिखा है विद्युत धारा गुणे समय। तो हम जानते हैं Q बराबर होता I × T। आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर IT। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V बराबर W/IT। W का अर्थ क्या होगा? कार्य, I विद्युत धारा और T माने समय गुणे समय। तो बोल्टता को कौन निरूपित करेगा? किया गया कार्य अपान विद्युत धारा इंटू समय, पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है? जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, नहीं उसी के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो तो बड़ा प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन यहाँ आभासी बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन आभासी बनेगा।
अब देखिए ग क्या है, जब वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो देखिए बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो ग विकल्प सही है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न जो आपके सामने है। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी छात्र श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है, यानी वह उसे दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की नहीं दिखाई देती हैं। तो कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यही पहला ही सही है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे क्या हो गया है? दूर हो गया है, पहला ही उत्तर सही है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसके विकल्प एक यहाँ है और 2 अगले पेज पर है। तो देखिए अगले पेज पर जो है आपके सामने, अगला पेज में रखता हूँ, ये है, ये देखिए विकल्प है, यानी क विकल्प है 1/5, ख 1/25 ओम, 1/10 ओम और 25 ओम। कौन सा विकल्प सही है? तो इसको हम सरल करके बताते हैं। ये क्या है? प्रत्येक का प्रतिरोध कितना? 1/5 ओम। अब हमें निकालना निम्नतम प्रतिरोध। निम्नतम प्रतिरोध निकालने के लिए सब किस श्रेणी में होना चाहिए? समांतर श्रेणी में। यदि समांतर श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध आर हो, तुल्य प्रतिरोध क्या हो? आर हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 है, सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/R1, 1/R2 दूसरा, 1/R3, 1/R4 प्लस 1/R5। मान 5 प्रतिरोध हो गए। जब समांतर क्रम में इनको लगाएंगे तो निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब देखिए इनका मान रखा जाए, सबका मान समान है, आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि 1 क्या है? 5 है और हर जगह यहीं लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया, ये सारी 5 है, 1/5। अब देखिए क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, फिर इसमें भी 5 ऊपर जाएगा, इसमें 5, इसमें भी ऊपर चला जाएगा, इसमें भी ऊपर चला जाएगा, इसमें भी, और चाहें तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे हर बराबर हो गया। तो यहाँ कितना है? हो गया 25/1। अब 25/1, 1/R, R तेरिया गुणा करके निकाल सकते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा 1/25, 1/25। तो कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प सही है। ये न्यूनतम प्रतिरोध कितना हो सकता है? होगा, बनाया जा सकता है, तो 1/25 ओम। अब चलते हैं अगले प्रश्न 6वें पर। तो देखिए 6वां प्रश्न ही आपके सामने ही है। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो 4 विकल्प दिए गए हैं। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने लिखा। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही। पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगा जो तार के ठीक ऊपर, तार के ठीक नीचे। तो इसका जो विकल्प है वो सही है, तार के ठीक नीचे, क्योंकि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से या दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से जब हम ज्ञात करेंगे तो तार के नीचे ही क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर होगा।
तो ख वाला विकल्प सही है। दक्षिणावर्ती पेंच के नियम अथवा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से आप इसको सरल कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है 7वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा? यहाँ पर है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस अनंत पर। तो सबका है अवतल दर्पण पर भी, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा, यानी घ विकल्प सही है। अब आ जाता है यहाँ से खंड ख यानी केमिस्ट्री। एक मिश्रातु यानी मिश्र धातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण। ग वाला विकल्प सही है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर सब एक एक नंबर का है। जो विकल्प सही होगा वो मार्कशीट पर ग वाला विकल्प आपको पूरा रंगना होगा नीले या काले पेन से, डार्ट पेन से। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। जो हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है उसे हमें पहचानना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो हमें वहीं पहचान करना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त नहीं है, ये संतृप्त है। ये देखिए असंतृप्त है, क्या यहाँ पर है डबल बॉन्ड है। और सी ये असंतृप्त है, ये देखिए संतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड केवल है। और सी और डी देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो बी और डी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बी और डी अर्थात ख वाला विकल्प सही है। तो हमारी शीट पर ख गोला पूरा रंगेंगे। अगला प्रश्न है 10वां जो आपके सामने है। 10वां प्रश्न है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, यानी बी विकल्प सही है। अब क्या है, इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलकर क्या बनाता है, विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? तो इसमें से यह एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है और परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगा। वो क्षारीय विलयन होगा भाई, क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्षारीय विलयन होगा। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी तो ये क्षारीय विलयन होगा। 7 से अधिक मतलब क्षारीय विलयन होगा, क्योंकि बन क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो कौन सा सही है, बी और सी? तो बी और सी, ख सही है। कौन सा सही है, ख सही है। अब देखिए आपके सामने आ गया 11वां प्रश्न। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर 4 चित्र हैं। परमाणु त्रिज्या का सही प्रदर्शन,
देखिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी, तो यहाँ पहली कक्षा तक तो आया ही नहीं है। इसमें देखिए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, पहली कक्षा यहाँ तक है। तो देखिए पहली कक्षा की त्रिज्या यानी दूसरा सही है। अब क्या है, पहली कक्षा से तीसरी कक्षा, ये भी सही है तीसरा। यहाँ देखिए इसके बीच यहाँ से होना चाहिए ना, तो ये गलत है। ये भी क्या है, पहली कक्षा तक है ही नहीं, तो ये भी गलत है। यानी दूसरा और तीसरा ख विकल्प सही है। अब देखिए अगला 12वां जो प्रश्न आपके सामने है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। अनुप्रयोगों से करना है हमें। कॉलम में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग या अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, विरंजन यानी रंग को उड़ाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर ये सी से मिल रहा है। बेकिंग सोडा, जैसे गैस बन जाता अम्ल, तो बेकिंग सोडा का प्रति एंटी एसिटिक है। बेकिंग सोडा क्या है, क्षार होता है, तो प्रति एंटी एसिटिक का कार्य करता है। यानी जब पेट में गैस बन जाता है, ठीक है, तब ही इसका प्रयोग किया जाता है, वही प्रति अम्ल। धावन सोडा का उपयोग कांच का विरंजन, कांच विरचन, कांच के उद्योग में, तो ये सही है। सोडियम क्लोराइड से हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का उत्पादन होता है। तो देखिए भाई ए से सी सही है, ए से सी सही है, और बी से डी सही है। इसका मतलब ए से सी, बी से डी और सी से ए, सी से सही। ये ग वाला विकल्प सही है। ये जो सुलेमन है ये सही है। अब अगला है 13 प्रश्न, खाली है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, भाई अम्ल लाल कर देता है, ख रहेगा ये, विकल्प ख सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 13वें पर। तो 13वां प्रश्न शुरू होता है अब। उपखंड ग, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प। भाई जब मुंह से फूंका जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। चूने का पानी में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इसी कारण वो दुधिया हो जाता है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो कौन सा सही विकल्प है, ख विकल्प सही है। क्या अगला है, कुछ डायनासोरों में एक पर पिच यानी पिछला एक पैर होना चाहिए, एक पर या पैर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, एक पर ही है। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, गलत। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों में पर पिच समजात अंग है, दोनों ही जीवों में पर पिच जो है समजात अंग है, ये सही विकल्प है। अगला है 16वां प्रश्न। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल के ही कुछ वर्षों में हुआ है। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। यदि किसी जीव का जीवाश्म है तो जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ, ख विकल्प सही है। अगला है जो प्रश्न 17 है, चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? तो देखिए भाई ये क्या होता है, ये होता है प्रांकुर। ये क्या होता है, प्रांकुर। ये प्रांकुर होता है, तो ए प्रांकुर इसमें से। और बी क्या है, बी होता है बीजपत्र। बी क्या होता है, बीजपत्र। और सी क्या होता है, मूलांकुर, मूल यानी जड़, मूलांकुर। तो प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर। ये देखिए
प्रांकुर है, ये बीजपत्र है, ये क्या है मूलांकुर। तो प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, ग सही विकल्प है। अब चलते हैं 17वां तो हुआ, अब 18वें प्रश्न पर। 18 अमृता देवा बिश्नोई, अमृता देवी होना चाहिए। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सही विकल्प जो है जीव संरक्षण हेतु, सही विकल्प क्या है? पहला ही है, जीव संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 के बीज कैसे होंगे? यानी F1 प्रथम पीढ़ी में। तो इसका जो सही विकल्प है गोल और पीले, सही विकल्प का ही है। अब यहाँ पर प्रश्न जो आपका अगला है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? ए किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है अंडाशय को। ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कॉपी मिलेगी आपको, उसमें लिखना है। तो देख सकते हैं ये आ गया उपखंड, खंड ब का उपखंड का, यानी फिजिक्स। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। चिन्ह परिपाटी लिखना 4 नंबर का होता है, तो इसको मैं समझा देता हूँ, आप समझिए और उसी हिसाब से लिखिएगा। यानी ये है चित्र इसके लिए, यानी वस्तु जो चिन्ह परिपाटी है उसके नियम से वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। पहली बात, मुख अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से माप, यानी सभी दूरियां जो होती हैं दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। यक्ष अक्ष के अनुदिश दाईं ओर धनात्मक, यक्ष अक्ष के अनुदिश बाईं ओर ऋणात्मक ली जाती है, और वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर धनात्मक, वाई अक्ष के अनुदिश क्या होती है? वाई अक्ष के अनुदिश नीचे ऋणात्मक ली जाती है। और जो प्रकाश किरणें होती हैं ये सदैव दर्पण पर क्या होती है? बाएं से दाहिने तरफ, यानी प्रकाश किरणें इस प्रकार इस पर डाली जाती हैं। ठीक, तो ये है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से, पोल से, इस दिशा में, यानी यक्ष अक्ष के अनुदिश धनात्मक दाईं ओर। ठीक इसके इस दिशा में नापेंगे क्योंकि प्रकाश किरणें इस दिशा से आ रही हैं, तो ये उल्टा हो गया तो माइनस हो जाएगा, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। तो ये है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, तो आप ये लिख सकते हैं। अब ये है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? तो ये प्रश्न आपकी किताब में अच्छी प्रकार से है, आसान प्रश्न है, करिएगा, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आया, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम होगा, 1 ओम होगा। यानी 2 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, किस प्रकार उनको हम संयोजित करेंगे, किस प्रकार जोड़ेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम, 1 ओम। तो इस प्रश्न का हल हम आपको बताते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का हल किस प्रकार आप करेंगे। तो पहला, यदि 4 ओम आपको लाना है तुल्य प्रतिरोध, तो इसका संयोजन जो होगा इस प्रकार होगा, ये आपका हो जाएगा क्या ओम? 2 ओम। और फिर ये हो जाएगा, ये देखिए ये 3 ओम, और ये क्या होगा? 6 ओम। कहने का अर्थ है ये 2 ओम है, 2 ओम, ये क्या है? 3 ओम है, और ये क्या है? 6 ओम। यानी 3 ओम और 6 ओम को आप किस क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगाएंगे। और फिर ये देखिए इस प्रकार लगेगा।
तो समांतर क्रम में मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध R1 है या RS RP है, मान लीजिए RP है, मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध इसका 3 और 6 का तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए RP है पैरेलल, तो 1/R1 इसको 1/R2 इसको, तो देखिए क्या मिलेगा 1/3 धन 1/6 बराबर मिलेगा 6, यहाँ 2 + 1 होगा और फिर देखिए क्या होगा 3/6 1/RP। और इसको क्या करिए, इसको किया जाए व्युत्क्रम, उल्टा कर दीजिए तो RP यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 6/3, ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा बराबर 2। अब देखिए 2 ओम और ये इनका तुल्य जो है 2 कितना हो गया 4 ओम हो गया, तो सीधे सीधे कुल प्रतिरोध इसका क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 ओम ये और 2 ओम इनका तुल्य प्रतिरोध बराबर 4 ओम। यानी कहने का अर्थ है कि इन दोनों को 3 और 6 को आप किस क्रम में लगाएंगे, समांतर में, और फिर ये इस क्रम में लगाएंगे। अगला है 1 ओम लाना है, आपको 1 ओम लाना है। 1 ओम लाने के लिए तीनों प्रतिरोधों को हम किस क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में। तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाना होगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये 2, 3 और 6, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम। देख लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, मान लीजिए R है 1/R1 1/R2 1/R3, ये हो गया 1/2 धन 1/3 धन 1/6, ल से कितना आएगा 6, 3 + 2 + 1 1/R बराबर ये कितना 6/6, या हम लिख सकते हैं 1/R बराबर 1, तो ये गुणा करेंगे तो R हमें कितना मिल जाएगा 1 ओम। तो देख रहे हैं ये है तीनों प्रतिरोध किस क्रम में लगाना होगा, तीनों प्रतिरोधों को 1 ओम लाने के लिए समांतर क्रम में। तो ये इसका हल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समय देता हूँ। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि याद करना, ये है या ये 6 नंबर का है, आसान प्रश्न है, आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं उपखंड ख, यानी यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो गई। क्लोरोप्रोपेन, तो क्या लिखा है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी इनकी संरचना लिखना है। तो देखिए क्लोरोप्रोपेन है, 3 कार्बन होगा CCC, क्लोरो है तो Cl लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हो गया आपका क्लोरोप्रोपेन, हाइड्रोजन हर जगह हो जाएगा। तो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 क्लोरोप्रोपेन मिला। अब अगला ये है 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 लिखा है, तो देखिए इसका संरचना सूत्र 2 मेथिल प्रोपेनल है, 2 मेथिल प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल यानी 3 कार्बन रहेंगे ही रहेंगे, और ये एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड है। तो देखिए एल्डिहाइड यह है, यच यहाँ कर देते हैं, यच यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिए एक ये हुआ क्या 2 मेथिल, तो इसका मतलब यहाँ यच रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा, 2 मेथिल है और यच, ये हुआ 2 मेथिल प्रोपेनल का संरचना सूत्र कह सकते हैं, यच है, ध्यान दीजिएगा। क्या है प्रोपेनल, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, और यहाँ 2 मेथिल, देखिए दूसरे कार्बन पर क्या लगा, मेथिल ग्रुप लगा है। अब अगला इसी में है 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल एल्कोहल है। तो देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, क्या है ब्यूटेनॉल है, OH, इस प्रकार कर सकते हैं।
और 2 डाई यानी इसका अर्थ है कि यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा है और यहाँ पर भी मेथिल लगा है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और ये कार्बन, अरे सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H H H H, और यहाँ पर भी रहेगा H और यहाँ भी H। तो ये हो गया 2 देखिए दूसरे कार्बन पर 2 डाई, 2 मेथिल है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, ये हो गया इसका सूत्र। अगला है घ, पेंटोनोइक अम्ल। पेंटेनोइक यानी कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। और पेंटेनोइक है, ये क्या है पेंटेनोइक, तो इसका अर्थ है ये हो जाएगा O, नहीं ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये सिंगल, यहाँ H रहेगा, डबल O के साथ यहाँ रहेगा, और बाकी सब क्या रहेगा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 ऐसे। ये है पेंटेनोइक अम्ल, ये आपका मिल गया। ये इस प्रश्न का हल। अब लिखा है यहाँ पर कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्वों की पहचान कीजिए भाई। ये नियान है, ये क्या है नियान, यानी ये कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है Ca, ये क्या है कैल्शियम का है, ये किसका है नाइट्रोजन का है, और ये किसका है सिलिकॉन का है। तत्वों की पहचान कीजिए। तो ये क्या है नियान, 20 मतलब कैल्शियम, 7 मतलब नाइट्रोजन, और 14 का अर्थ सिलिकॉन। अब लिखा है कि आवर्त सारणी में इन तत्वों का समूह संख्या तथा आवर्त लिखिए। तो देखिए जो नई आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें 7 आवर्त होता है, 7 आवर्त और 18 समूह है, 18 समूह है। तो इस अनुसार आवर्त, पहले हम आवर्त ही बता देते हैं। तो नियान का जो आवर्त होगा, नियान का आवर्त, या हम ऐसे ही लिख देते हैं नियान कैल्शियम नाइट्रोजन सिलिकॉन। तो समूह हम पहले लिख देते हैं समूह। तो नियान का समूह होगा 18, कैल्शियम का समूह होगा 2, नाइट्रोजन का 15, सिलिकॉन का 14वें समूह में है। और आवर्त जहाँ तक बात है, आवर्त ये नियान जो है, नियान का आवर्त होता है 2, कैल्शियम का आवर्त होता है 4, और नाइट्रोजन का भी 2 होता है, नाइट्रोजन का 2, और सिलिकॉन का होता है 3। अब किस आधार पर, देखिए नियान का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है, तो इस कारण ये 2 है। कैल्शियम का होता है 20 है, 2 8 8 और 2, 1 2 3 4, तो इसका आवर्त 4 हो गया। और नाइट्रोजन जो है 7 है, इसका क्या है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा, तो ये 2 आवर्त हो गया। सिलिकॉन का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 बचा 4, 1 2 3, तो इसका तीसरा आवर्त होगा। ये इस आधार पर समझिए। और बाकी समूह इस आधार पर, समूह भी कह सकते हैं कि इसका 8 है, 8 का मतलब 0, 18 समूह। ये 2 है, दूसरा है समूह हो गया। ये 5 है, 5वां समूह, लेकिन नए आवर्त सारणी में 15 हो जाएगा। और ये देखिए 3, अंतिम में 4 है, तो ये चौथा समूह है 14। इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ लिखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 6 नंबर का है। 7वां का क ख ग घ अंग, ये 6 नंबर का है। और या तो ये करिए या तो ये करिए, संयोजन अपक्रिया, संक्षारण और भर्जन।
तो हम इसको हल करा देते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यहाँ क्या भरा जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, तो इसका अर्थ है यहाँ जो भरा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। ये हुआ संतुलित। कैल्शियम एक कार्बन यहाँ कितने हो गए, 2 3 एक सही है। यहाँ है ख में जो भरा जिंक भरा जाएगा, यहाँ क्या है जिंक भरा जाएगा। ये सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है सिल्वर नाइट्रेट है, यानी जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करा, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है, जिंक नाइट्रेट। तो जेड नाइट्रेट है, ये ट्वाइस रहेगा और सिल्वर Ag। तो हमें संतुलित करना है, तो इसका अर्थ है कि ये 2 रहेगा, इसके 2 अणु रहेंगे सिल्वर नाइट्रेट के। अब देखिए यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये संतुलित हो गया। देखेंगे Zn 1 है, सिल्वर 2 है, और नाइट्रेट देखिए 2 है, इसके ये 2 है, यहाँ 2 है, तो इसका ये लिख दिया गया, ये संतुलित है। ग जो है इसमें क्या है एल्युमिनियम, और यहाँ भरा जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है और कॉपर बन रहा है, तो इसका मतलब है कॉपर क्लोराइड होगा, ये CuCl2, एल्युमिनियम Al होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनना Al, यहाँ लिख देते हैं AlCl3 होगा, और कॉपर यानी Cu प्लस यहाँ कर देते हैं Cu, तो इसके कितने बन गए Al 3 होगा, तब न संतुलित होगा 3, इसका मतलब यहाँ 3 हो जाएगा। ये अब देखिए संतुलित है, एल्युमिनियम 1 परमाणु, 3 कॉपर यहाँ पर है, 3 दूनी 6, क्या 3 दूनी 6 क्लोराइड, तो क्लोराइड 3 दूनी 6 नहीं हो रहा, तो 2 यहाँ होगा, इसका मतलब 2 ये भी है। अब संतुलित होगा, देखिए 2Cl 3 दूनी 6 हो गया, ये संतुलित हो गया। अब है अगला बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ हम लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और बना बेरियम सल्फेट प्लस ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए बेरियम सही है, और ये 2 हो जाएगा, तब अब संतुलित है। ये क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। ये देखिए अगला है अंग मैग्नीशियम क्रिया कर रहा किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और बनेगा हाइड्रोजन गैस जो ऊपर होगी, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये सही है, ये संतुलित हो गया। और इसमें रहेगा हाइड्रोजन क्रिया करेगा क्लोरीन से और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, ये सही है। या तो ये करिए, ये है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। और देखिए अब यहाँ पर आ गया, यहाँ से जीव विज्ञान, केमिस्ट्री समाप्त हुआ, खंड ग जीव विज्ञान। इन प्रश्नों का आप करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देखिए। और ये आपका 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर, ये भी 4 नंबर। या तो ये करिए वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन है 6, या मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।